नमस्कार। बीबीसी ने गुजरात के 2002 के दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ वो समाप्त नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई गई, इसकी क्या जरूरत थी इस समय, उन दंगों के 20 साल के बाद उसकी याद में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की क्या जरूरत आ गई। सबसे पहला सवाल तो ये है। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि उस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने क्यों उस पर रोक लगाई। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करने से रोक दिया गया, ट्विटर वगैरह को अलग से निर्देश जारी किए गए, जिस भी ट्वीट में उसको शेयर किया गया था उसको रोकने और उसको हटाने के निर्देश दिए गए, उसकी भी क्या जरूरत थी। और तीसरा उससे भी अहम सवाल है कि इससे किसका राजनीतिक मकसद पूरा हो रहा है। आखिर उसमें ऐसी क्या नई बात है जिसको लेकर के विपक्ष की पार्टियां इतनी बेचैन हैं कि वो उसको दिखाया ही जाना चाहिए है। क्यों डेरेक ओब्रायन लगातार अपने ट्विटर पर उसको शेयर करके और इस बात को वो कोशिश में लगे हुए थे कि हर आदमी इसको देख ले। अधीर रंजन चौधरी की क्या बेचैनी है कि उसको देख ले हर आदमी, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्या बेचैनी है कि वो उसका स्क्रीनिंग करने और तमाम पाबंदी के बावजूद उसको दिखाने के लिए परेशान है, बल्कि दिखाया भी उसको। या जेएनयू के छात्रों को, छात्र संघ के लोगों को क्या जरूरत पड़ी है उसको दिखाने की। उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है। तो इसको पहले सवाल से जोड़े और वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं कि बीबीसी को ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों बनाई गई वो डॉक्यूमेंट्री उन दंगों के 20 साल के बाद। उस दंगे के समय या उसके पहले और उसके बाद दुनिया भर के दंगे हुए हैं, देश में हुए हैं, दुनिया के दूसरे देशों में भी हुए हैं। और उसी समय उनको लेकर के जो खबरें आई, आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें इस समय की किसी भी घटना को दिखाने के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी घटना अगर आज हो रही है या आज से 10-20 साल पहले हो रही है तो उसका कोई पहलू ऐसा नहीं होता है जिसके बारे में लोग न जान रहे हो। तो गुजरात दंगों के से भी जुड़ी जितनी बातें हैं वो इस देश का हर आदमी जानता है। वो कैसे शुरू हुआ, गोधरा कांड कैसे हुआ, उसके बाद किस तरह की बातें हुई और कैसे दंगे भड़के और किस तरह से उसमें पुलिस निष्क्रिय रही, किस तरह के मुकदमे चले, तमाम उस समय के प्रधानमंत्री ने राजधर्म की बात कही। तो ये तमाम बातें सब लोग जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग नहीं जानते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है या जो लोग देखा है, जो बता रहे हैं, उसमें कोई एक भी ऐसी बात नहीं बता रहा है जो इस देश का आदमी नहीं जानता हो। देश के आदमी से मतलब है कि जो खबर के बिजनेस में हो या जो खबरों से अवेयर रहता हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई गई है जो वो पहले से नहीं जानता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है और बहुत हैरान करने वाली बात है ये कि क्यों वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और क्यों पहला पार्ट रिलीज किया गया जिसको लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो निश्चित रूप से उसका कोई मकसद है और वो मकसद राजनीतिक हो सकता है और वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए है ये भी अभी समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन अगर इसके कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे तो अभी ही पता चल जाएगा कि उसका फायदा किसको हो रहा है। लेकिन उससे पहले उस किसको फायदा हो रहा है, उसका क्या राजनीतिक मकसद है हो सकता है और उसे किसको फायदा हो रहा है उस पर जाएं, उसके पहले जरा ये देखें कि भारत सरकार ने उसको क्यों रुकवा दिया। क्या भारत सरकार के जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि पाबंदी का मतलब प्रचार होता है, बैन का मतलब एडवर्टीजमेंट होता है, फ्री का एडवर्टीजमेंट होता है। कई विद्वानों ने जो मीडिया और कम्युनिकेशन में काम करते हैं वो मानते हैं कि किसी भी चीज की पब्लिसिटी का एक तरीका तो होता है पब्लिसिटी, दूसरा तरीका होता है बैड पब्लिसिटी, और तीसरा तरीका होता है उस पर रोक लगवा देना, उसको बैन करवा देना। जिस भी चीज को बैन कर दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है कि उस चीज को देखने जानने में लोगों की रुचि बढ़ेगी, उसकी चर्चा अपने आप शुरू हो जाएगी। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री के साथ भी हुआ है। जब से इस पर पाबंदी लगाने की बात आई है, सोशल मीडिया से इसको हटवाया जाने लगा है, तब से इसकी चर्चा ज्यादा शुरू हो गई है। इसके बारे में लोग ज्यादा विचार करने लगे हैं, इसको देखने की कोशिश होने लगी है कि चोरी छिपे किसी तरह से इसको देख लें। और आज नतीजा यह है कि तमाम बैन और उस पर रोक लगाने और उसके ट्विटर पर उसको शेयर जो किए गए थे उसको हटवाने का नतीजा यह है, उसके बावजूद ये जो तमाम लोगों के जिसके पास भी स्मार्टफोन है उसके पास इसके वीडियो क्लिप पहुंच गए हैं, पूरा इंटरव्यू पहुंच गया, पूरी डॉक्यूमेंट्री पहुंच गई है या उसके क्लिप्स पहुंच गए हैं। जैसे ये इसको बीबीसी ने रिलीज किया, अपने आप ये गूगल ड्राइव पर सेव हुआ और वहां से उठा करके लोगों ने उसको व्हाट्सएप के जरिए घर घर पहुंचा दिया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि पाबंदी के बावजूद पाबंदी से कोई लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है और इस बात को सरकार भी बखूबी जानती है।
चाहे वो सरकार भारत की हो या किसी राज्य सरकार की हो। देखिए, राज्य की सरकार हो, पर सबको पता है कि बिहार में शराब की पाबंदी है, लेकिन सब जानते हैं कि शराब मिल रही है, बल्कि लोगों की ज़्यादा उसमें रुचि बढ़ गई है और उससे दूसरे नए तरह की चीज़ें होने लगी हैं। तो किसी भी चीज़ पर पाबंदी का मतलब, मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाएंगे तो उसमें लोगों की रुचि बढ़ती है और वो लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये बात सरकार नहीं जान रही थी? ये जानते हुए भी सरकार ने किया है, तो इसका क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि भारत सरकार भी चाहती है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो? ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उसके भीतर इस बात का कोई ना कोई मतलब है, तभी ये अभी आया है और उसके बाद इस पर पाबंदी लगाई गई है और पाबंदी के बाद इसका अत्यधिक प्रचार हुआ है। अब प्रचार का क्या हो, कैसे प्रचार हो रहा है इसका और क्या इसका फायदा नुकसान है, उस पहलू पर है। और उसके लिए सिंपल एक तथ्य आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2 छात्र संघों ने इसकी स्क्रीनिंग कराई। तमाम विरोध के बावजूद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध के बावजूद और पाबंदियों के बावजूद 2 छात्र संगठनों ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, पहला छात्र संगठन है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा संगठन है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। ये दोनों मुस्लिम छात्रों के संगठन हैं और इन्होंने उस गुजरात दंगों पर बनी उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराई और 50 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा। लोग उसको शेयर कर रहे हैं वहां। और अभी इसी साल अगले कुछ महीनों में तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव होना है। तो जो स्टेट चुनाव में जाने वाला है, वहां के मुस्लिम संगठन इस तरह के उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, उसकी गोपनीय स्क्रीनिंग करा रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं। तो इससे क्या इसका फायदा किसको होगा? सहज रूप से भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिक्स कर रही है, तेलंगाना में पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है, उसको इसका स्वाभाविक रूप से फायदा हो जाएगा। तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पहली जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस बात को अपने यहाँ इस तरह की चीजें ना होने दें। ऐसी जितनी तरह की चीजें होंगी उसका अधिकतम फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जेएनयू में भी इस तरह की बात आई और जेएनयू छात्र संगठन ने भी कहा कि वो स्क्रीनिंग कराएंगे इसकी। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं और बौद्धिक बनने की चाहना में अति उत्साह में हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बिल्कुल नवजात हैं, उनको इस बात का कतई अंदाजा नहीं है कि ये गुजरात दंगा 2002 का था जिसने पूरे देश में नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बनाया भी। उनकी वो जो छवि बनी उस समय और उस छवि का फायदा उनको मिला पूरे देश में। आज उनको चाहने वाले जो करोड़ों लोग हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी साइकी में ये बात बैठी हुई है जो पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। जब देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद ही मान लिया, बता दिया सामने से कि 2002 में सबक सिखा दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय असामाजिक तत्व बहुत दंगे कराते थे गुजरात में, लेकिन 2002 के बाद तमाम दंगे बंद हो गए। उन तमाम असामाजिक तत्वों को सबक सिखा दिया गया। यह सार्वजनिक रूप से उन्होंने कही बात अभी हाल में गुजरात के चुनाव में कही। तो उसके बाद कहने को क्या रह गया था जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा था? तो उसका फायदा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो ये जो अभी चीजें हो रही हैं, चाहे हैदराबाद में हो रही हो या दिल्ली में हो रही हो या और भी कहीं किया जा रहा हो, डेरेक ओब्रायन कर रहे हो, अधीर रंजन चौधरी कर रहे हो, या स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग कर रहे हो, या मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के लोग कर रहे हो, ये सब चीजें अंततः बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी। और ये ध्यान रहे कि ये चुनाव का साल है। इस साल 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। 3 राज्यों के चुनाव की तो घोषणा हो चुकी है और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, उसके साथ भी 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इतने चुनावों के साल में इस तरह की चीज हो रही है। इतने चुनाव के साल में, इतने राजनीतिक रूप से हलचल वाले वर्ष में पहले तो बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल गैर जरूरी चीज थी वो। उसके बाद सरकार ने उस पर बैन लगाया, वो उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, वो भी एकदम गैर जरूरी चीज थी। और उसके बाद उसके ऊपर राजनीति हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी हर जगह उसी की बात कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं। डेरेक ओब्रायन उसकी बात कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी उसकी बात कर रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी की बात तो समझ में आती है या ओवैसी की बात भी समझ में आती है? अधीर रंजन चौधरी की जो कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, वहां 60% मुस्लिम आबादी है। या हैदराबाद जहां से चुनाव लड़ते हैं वो भी सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं ओवैसी। लेकिन किसी बड़ी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का के नेता का डेरेक ओब्रायन के कहने का कोई समझ नहीं आता है कि वो क्या राजनीति समझ रहे हैं इसके पीछे। और जो ऑर्गेनाइजेशन इसकी चोरी छिपे स्क्रीनिंग करा रहे हैं, इसको लोगों से शेयर कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, उनका पता नहीं अपना मकसद क्या है, लेकिन जाने अनजाने में वो राजनीति के पोलराइजेशन का और बीजेपी का मकसद पूरा कर रहे हैं।
तो इस पूरे कांड का, पूरे घटनाक्रम का जो सबसे बड़ा लाभार्थी है वो भारतीय जनता पार्टी है। भले वो इसमें कहीं शामिल नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपने आप माफ करिएगा, बीबीसी ने अपने आप ये उसके हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है जिससे 20 साल पुरानी यादें ताजा हो जाएं, देश के लोगों को एक बार फिर उस समय की यादें आएं, और जो छवि बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो धारणा है वो और मजबूत हो और इस चुनाव में उसका फायदा मिले। इसकी दूसरी, भले जो व्याख्या कर रहे हो तमाम बौद्धिक और सेकुलर लोग बैठ करके सोशल मीडिया पर, लेकिन इसकी हकीकत ये है और ये थोड़े दिन के बाद ये और सामने भी आ जाएगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।